हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 के विज्ञान में पाठ 2 रेशों से वस्त्र तक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार की भेड़ों के बारे में जाना था और ये जाना था कि ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होती है और रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे कि भेड़ के रेशों से कैसे ऊन बनता है। भेड़ के रेशों से ऊन बनने की एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसको कई चरणों में विभाजित किया गया है। इसको 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भेड़ों के बालों की कटाई, नंबर 2 अभिमार्जन, नंबर 3 छटाई, नंबर 4 कताई, नंबर 5 रंगाई और नंबर 6 ऊनी धागा बनाना। सबसे पहले हम जानते हैं भेड़ों के बालों की कटाई के बारे में। भेड़ गरेड़ियों द्वारा पाले जाते हैं और वे उनको अच्छा पोषण देते हैं, अच्छा वातावरण देते हैं जिससे उनके शरीर पर बाल घने और लंबे हो जाएं। जब भेड़ के शरीरों पर बहुत लंबे और घने बाल हो जाते हैं तो उनके शरीर से उन बालों को उतार लिया जाता है। इसी को उनके रेशों की कटाई कहते हैं। भेड़ के बाल उतारने के लिए मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है और हाथ से भी उतारे जाते हैं। ज़्यादातर भेड़ के बालों को गर्मी में काटा जाता है जिससे भेड़ों को कोई भी कठिनाई ना हो। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के बाल उतारने में उन्हें कष्ट होता है कि नहीं? नहीं, कोई कष्ट नहीं होता है क्योंकि बाल जो होते हैं वो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे हमारे बाल काटे जाते हैं, आप लोगों के बाल काटने पर कोई दर्द नहीं होता है, उसी तरीके से भेड़ के भी बाल काटने पर भेड़ों को कोई दर्द नहीं होता है। इसके बाद चरण 2 आता है अभिमार्जन। जब भेड़ के बालों को काट लिया जाता है तो उसमें बहुत सारी गंदगी होती है, तो उसको बड़ी बड़ी टंकियों में डाल करके अच्छी तरीके से धोया जाता है जिससे कि उसकी चिकनाई, धूल, मिट्टी ये सब निकल जाए और जो भेड़ के रेशे हैं वो साफ़ हो जाएं। इसको अभिमार्जन कहते हैं। आजकल ये काम मशीनों से भी होता है। चरण 3 है छटाई। अब जब अभिमार्जन हो गया यानी सफाई हो गई रेशों की, तो रेशों को छाटा जाता है। अच्छे रोवेदार और उनकी लंबाई, चिकनाई और हल्केपन के आधार पर उनको अलग अलग छाटा जाता है। ये काम हाथों से भी होता है और मशीनों से भी होता है। चरण 4 में कताई। जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं उनको सुखा लिया जाता है। उसके बाद छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशों से ऊन के धागों के रूप में कटाई की जाती है, ऊन बनाया जाता है। जब ऊन बन जाता है तो उसके बाद रंगाई की जाती है। आपने भेड़ बकरियों को देखा होगा, ये अधिकतर काले, भूरे और सफ़ेद रंग की होती हैं। लेकिन जो बाज़ार में ऊन बिकते हैं या जो हम लोग स्वेटर पहनते हैं तो वो अलग अलग रंग के होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर रंग के होते हैं। तो इनको विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। रंगाई करने के बाद सबसे आखिरी चरण होता है ऊनी धागा बनाना। जब रंग जाते हैं तो इनके धागे बनते हैं और जिससे कि स्वेटर बनाया जाता है। लंबे रेशों वाले धागे से स्वेटर बुनने वाले ऊन बनाए जाते हैं और छोटे रेशों से ऊनी वस्त्रों की बुनाई की जाती है। हमारे देश में कई जगह जीविकोपार्जन का ये एक महत्वपूर्ण साधन है। जो गरेड़िए होते हैं वो भेड़ पालते हैं, उनको बेचते हैं जिससे उनका परिवार चलता है। लेकिन रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। उनको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है एंथ्रेक्स। ये कुछ समय के बाद एक बहुत ही खतरनाक रुधिर रोग, सोल्टर्स रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से इस व्यवसाय में काम करने वाले व्यक्तियों को कभी कभी परेशानी भी होने लगती है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का पूरे संसार में तीसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा चीन में, फिर दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पे भारत है। गुणवत्ता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो न्यूजीलैंड की मेरिनो भेड़ों से सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है। ये तो हमने जाना कि कैसे भेड़ के रेशों से ऊन बनता है। अब हम जानेंगे रेशम के बारे में। हम जानते हैं कि रेशम भी एक कीड़े से प्राप्त होता है और रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त होता है। पहले के समय में राजा लोग रेशम के बने कपड़े पहनते थे। आपने भी देखा होगा रेशम के कपड़े, रेशम के धागे बहुत
चिकने, चमकदार, मजबूत, सुंदर और आकर्षक होते हैं। रेशम का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। इसीलिए चीन इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पन्न करने वाला देश है। अब भारत भी बहुत अधिक रेशम उत्पादन करता है। पूरे संसार का लगभग 13% रेशम भारत द्वारा उत्पादन किया जाता है। अब हम जानेंगे कि रेशम के कीड़े का जीवन चक्र कैसा होता है। रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर, अरंडी के पेड़ पर या ओक आदि के पेड़ों पर पाला जाता है। जो मादा रेशम होती है, मादा रेशम का जो कीड़ा होता है, ये सैकड़ों की संख्या में अंडे देता है और ये शहतूत के पत्तियों की निचली सतह पे दिखाई देते हैं। ये देखिए पत्तियों पर आपको कीड़े दिखाई दे रहे हैं। ये कीड़े शहतूत की पत्तियों पे पलते हैं। इन अंडों से सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं। इन्हें कैटरपिलर, इल्ली या लार्वा कहते हैं। ये पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं और 4 से 6 हफ्ते में यानी महीने 1.5 महीने में ये बड़े हो जाते हैं और अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। रेशम के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है, उसको रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से बहुत महीन लसदार पदार्थ निकलता है जो कि प्रोटीन युक्त होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मकड़ी अपने शरीर से एक महीन लसदार पदार्थ निकालती है जिससे मकड़ी का जाला बनता है, वैसे ही रेशम का कीड़ा अपने शरीर से एक लसदार पदार्थ निकालता है। जो लार्वा होता है अंग्रेजी के 8 के आकार में आगे पीछे गति करता रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो ये लसदार पदार्थ निकलता है ये हवा के संपर्क में आके सूख जाता है और जब लार्वा घूमता रहता है तो ये लार्वा के ऊपर लिपटता रहता है और फिर लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। रेशम के रेशों से लिपटे हुए प्यूपा का जो आकार होता है फिर वो गोलाकार हो जाता है। ये धागा लिपटते लिपटते जो है गोलाकार हो जाता है और ये बंद हो जाता है। तो प्यूपा जो होता है इस गोलाकार रचनाओं में रहता है और इसको कहते हैं कोकून। ये सफ़ेद रंग का गोल गोल होता है जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है। इसको कोकून कहते हैं। इसके अंदर जो रेशम का कीड़ा होता है वो प्यूपा के रूप में रहता है और इसी कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। यदि इस कोकून से रेशम प्राप्त नहीं किया जाएगा तो जो इसके अंदर प्यूपा होता है वो इस कोकून को काट करके बाहर आ जाता है और इसको बर्बाद कर देता है। तो रेशम के कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आते हैं और अब फिर से रेशम का कीड़ा बन जाते हैं। लेकिन जो लोग रेशम के कीड़ों को पालते हैं या रेशम का काम करते हैं वो लोग इसी कोकून को पानी में उबाल करके इससे रेशम प्राप्त कर लेते हैं। रेशम को पालने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है रेशम प्राप्त करने के लिए। तो इसको रेशम के कीड़े के पालने को सेरीकल्चर कहते हैं। भारत में प्रमुख रूप से कर्नाटक के मैसूर और बेंगलोर में ये काम बहुत होता है। वहाँ बहुत रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, सेरीकल्चर वहाँ होता है। और कर्नाटक के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और असम में भी रेशम होता है। उत्तराखंड में नैनीताल तथा हल्द्वानी में भी रेशम होता है। असम और झारखंड में भी बहुत से किसान रेशम के कीड़े पालते हैं। नर कीड़ की तुलना में मादा कीट जो होती है वो देखने में बड़ी होती है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो मादा कीड़ा है ये आकार में बड़ी है और नर कीड़ा छोटा होता है और ये एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। किसान इन अंडों को सावधानीपूर्वक कागज़ अथवा कपड़े की पट्टियों पर इकट्ठा करते हैं और ये रेशम के कीट जो पालते हैं उनको बेच दिया जाता है। कीट पालकों द्वारा इन अंडों को कीट पालक गृह में उचित ताप और नमी में रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आएँ। लार्वा के आगे के विकास के लिए बाँस की बनी हुई ट्रे होती है। इस पे शहतूत की कोमल कोमल ताज़ी ताज़ी पत्तियों को बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर लार्वा रख दिए जाते हैं। ये लार्वा दिन रात पत्तियों को खाते रहते हैं और आकार में काफ़ी बड़े और मोटे हो जाते हैं। बीच बीच में ट्रे की सफाई भी करते रहते हैं, नई पत्तियां रखते रहते हैं। लगभग इस तरह से 25 से 30 दिन तक लार्वा पत्तियों को खाते हैं
और उसके बाद लार्वा पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बाँस के छोटे-छोटे कक्षों से ये बाहर आने लगते हैं। इनके लिए बाँस की ट्रे में छोटी-छोटी टहनियाँ रख दी जाती हैं, जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। फिर इन कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। जब पूरी तरीके से ये कोकून बन जाते हैं तो इनको इकट्ठा कर लिया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए कोकून को इकट्ठा करके उबलते हुए पानी में 95 से 97 डिग्री के टेम्परेचर में 10-15 मिनट के लिए उबाला जाता है, जिससे कोकून के चारों ओर जो रेशों पे चिपचिपा पदार्थ होता है वो घुल जाता है। वो पानी में घुल जाता है गर्म पानी में, और रेशा जो है निकल जाता है। इस तरह से जो रेशम मिलता है वो अधिक लंबा और बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। और रेशम प्राप्त करने की क्रिया को ही रीलिंग कहते हैं। इसमें जो है लगभग 4 से 8 कोकून के रेशों को एक साथ मिला कर के धागा बनाया जाता है। वैसे तो रीलिंग मशीनों के द्वारा की जाती है। रेशम के धागों की सुंदर रंगों में फिर रंगाई की जाती है, फिर इनसे रंग-बिरंगे धागे बनाए जाते हैं और उन धागों से बहुत सुंदर-सुंदर कपड़े बनाए जाते हैं। रेशम भी कई प्रकार के होते हैं। टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम, ये कई तरीके के रेशम होते हैं। आप जानते हैं कि एक कोकून से 300 मीटर से लेकर के 900 मीटर तक लंबा रेशमी धागा निकलता है और 1 किलो रेशम प्राप्त करने के लिए 5500 कोकून की आवश्यकता होती है। अब हम जानेंगे कि हमें रोज़ के जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता और उनका क्या महत्व है। ऊन की उपयोगिता। मनुष्य ऊन का उपयोग स्वेटर, शॉल, कंबल, लोई, टोपी, जैकेट आदि बनाने में करता है। ऊनी वस्त्रों का प्रयोग हम ठंड से बचने के लिए करते हैं। जो ऊन के रेशे होते हैं, इनके अंदर हवा बहुत अधिक मात्रा में भर जाती है। ये ऊष्मा के कुचालक की तरह से काम करने लगते हैं। तो इस तरह से जब हम जाड़े के मौसम में ऊनी कपड़े पहनते हैं तो हमारे शरीर का ताप स्थिर रहता है और हमको ठंडक नहीं लगती है। ऊन से कालीन, गलीचे, पावदान और अन्य घरेलू सामान भी बनते हैं। रेशम की उपयोगिता। रेशम के बने हुए कपड़े हल्के, मुलायम, चमकीले, लचीले, मजबूत, टिकाऊ और सुंदर होते हैं। रेशमी कपड़े पहनने आरामदायक होते हैं, इसलिए इनसे बने कपड़ों का उपयोग किसी भी मौसम में किया जा सकता है। भारत में तो रेशमी धागों से बनी हुई रेशमी बनारसी साड़ी बहुत मशहूर है। घाघरा चोली, चूड़ीदार, शेरवानी, ये सब बहुत मशहूर है। शादी ब्याह में पहनते हैं और अन्य पार्टी के मौसम में पहनते हैं। आजकल कृत्रिम रेशम यानी नकली रेशम से बने वस्त्रों का उपयोग भी बहुत चलन में हो गया है। कपड़ों के अलावा रेशम से पैराशूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन में प्रयोग होने वाले टाके आदि भी बनाए जाते हैं। तो ये था दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता और महत्व। इस तरह से ये पाठ खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न कराएंगे।